ठीक है, ऑल सेट नाउ। चलिए, तो लास्ट टाइम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 जो है वो पूरा आपका कंप्लीट है, राइट। आज हम लोग जो है नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उसके लिए हेडिंग बना दीजिएगा सभी लोग, और हेडिंग बनाना द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण या भारत के संविधान का गठन कैसे हुआ, ठीक है, सिंपल टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग भूले तो नहीं, जब हम लोग ने इनिशियल क्लास पढ़ी थी तो वहाँ मैंने आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज अबाउट कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भारत का संविधान है या जो विश्व का संविधान है ये होता क्या है। तो आपने बताया था कि संविधान जो है अपने आप में एक दस्तावेज है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। हमने यही पढ़ा था कि संविधान जो है अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कुछ बेसिक लॉज या प्रिंसिपल्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं होते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर करना दैट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट हैविंग सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज फॉर द नेशन, ठीक है। किसी भी कंट्री के लिए जो है बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक लॉज जो है उस देश के भीतर होते हैं, ताकि उस देश की जो सरकारें हैं वो संविधान के भीतर रहते हुए जो है लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जो है कानून का निर्माण कर सकेगी। तो वो जो हमारा संविधान था। अब सवाल ये है कि ये जो संविधान है, ये संविधान जो है भारत के संविधान के रूप में कब बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, बेसिक्स आप लोग जानते हैं। अगर मैंने कहा कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो शायद दो फैक्चुअल पॉइंट्स आपको याद होंगे। पहला ये कि भारत का संविधान जो था वो 26 नवंबर वर्ष 1939 को, 26 ऑफ नवंबर 1949 को, ये जो है आंशिक रूप से, आंशिक कहा मैंने यानी कि पार्शियली मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं है ना, तो आंशिक रूप से जो है, आंशिक रूप से इसको किया गया था, अडॉप्ट या अंगीकृत किया गया था। आंशिक रूप से कहा मैंने, अंगीकृत, ठीक है, कंप्लीट नहीं, मतलब जो है कुछ हिस्से इसके ले लिए गए थे। जैसे सिटीजनशिप की हम लोग बात करें तो वो 1949 में आ चुका था। और अगर हम लोग कहें कि जो कंप्लीट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, भारत का संविधान था, उसको 26 जनवरी वर्ष 1950 को इसको पूर्ण रूप से, कंप्लीट जो था पूर्ण रूप से इसको जो है स्वीकार किया गया था। अब अगर मैं सीधे सीधे बेसिक्स पे चलूँ तो बेसिक्स के हिसाब से हम लोगों ने बस यही जानना है कि देश के भीतर का जो संविधान है वो आंशिक रूप से 26 नवंबर को और पूर्ण रूप से जो है वो तैयार हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या था, इवैल्यूएशन कैसे था इसका। सो दैट इज वाई हम लोगों ने जो है हेडिंग बना रखी है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज और समझना, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारत देश के भीतर जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण किसने किया है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है। अब अकेले बी आर अम्बेडकर जी का नाम तो बोलना मत, क्योंकि अकेले अम्बेडकर साहब ने नहीं बनाया है, बाकी भी लोग उनके साथ सहयोगी थे ना। बी एन राव जी को कैसे भूल जाएंगे, जो कि उस समय संविधान सभा के एडवाइजर की भूमिका निभा रहे थे, या और भी जो है उसमें कई जो है लोगों का पार्टिसिपेशन रहा था, ठीक है। तो इस संविधान सभा को, सॉरी, इस संविधान को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है देश की संविधान सभा को, जिसको आप लोग लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि अगर आपसे किसी ने ये सवाल पूछ लिया कि बेटा बताना कि भारत का संविधान किसने बनाया था, तो आप आंसर क्या लिखोगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय और द अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया, ठीक है। भारत के संविधान की क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक संविधान सभा है। अब ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, या पहली बार संविधान सभा की मांग कहां से उठी थी, इस बेसिक्स को लेकर हमारा हेडिंग रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस बार में वो ये है कि भारत के संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। बेसिक पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अगर हमसे सवाल बने कि पहली बार भारत में संविधान सभा की स्थापना या गठन की मांग किसने रखी थी, तो अगर मैं इसकी औपचारिक जो है मांग की बात करूं तो वो तो सीधे सीधे 1934 में आप लोगों ने कहना है, 1934 में, और इसको रखा था मिस्टर एम एन रॉय जी ने। जो एम एन रॉय थे उन्होंने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1934 में।
लेकिन आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो है अनऑफिशियल तरीके से या कह सकते हैं अनौपचारिक तरीके से जो है कई बार इसकी मांग उठी है। जैसे मैं आपको लेकर चलता हूं, जिस समय महात्मा गांधी ने 1918 में, वर्ष 1918 में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार जो है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए या सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो है लोगों को जो है एक तरीके से कह लीजिए इनकरेज किया था, प्रमोट किया था। और वो समय था दिसंबर 1918 का, जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ था। कहां पर? दैट इज इन दिल्ली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये डायरेक्ट मांग नहीं थी। अगर हमसे कल को सवाल ये बनता है एग्जाम में कि संविधान सभा की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और उसमें गांधी जी भी होगा, उसमें जो है एम एन रॉय भी होगा, तो आप एम एन रॉय को सही करोगे। मैंने कहा देखो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो यूज ही नहीं किया ना शब्द। पहली बार, फिर से सुनना मुझे, पहली बार क्या हुआ था कि दिसंबर 1918 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इनका 33rd जो है सम्मेलन चल रहा था, कॉन्फ्रेंस चल रहा था या मीटिंग चल रहा था, और ये मीटिंग था दिल्ली में। और जब दिल्ली में ये सम्मेलन चल रहा था तो उस समय पहली बार महात्मा गांधी जी सामने आए और महात्मा गांधी जी ने लोगों को कहा कि भाई अब समय आ चुका है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि नाउ इट्स टाइम कि जहां पर सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है शुड बी अडॉप्टेड। हमें जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है कि आत्मनिर्धारण को अपनाना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्धारण जो है बनना पड़ेगा, और उसके लिए जो है ब्रिटिशर्स के सामने मांग रखनी होगी। तो पहली बार जो है ये 1918 जो था वहां पर बात जो है सामने रखी गई थी। उसके बाद पुनः महात्मा गांधी जी के एक फेमस मैगजीन का नाम आप लोगों ने सुना है, यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया में जो है 5 जनवरी 1922 को, 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने अपने फेमस जो है उनका जो राइटिंग है यंग इंडिया, उसमें जो है पुनः एक बार जो है स्वराज जो है उसको सामने रखा था। इनका मानना यह था कि स्वराज ऑफ दी या स्वराज शुड नॉट बी फ्री गिफ्ट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट बट अ डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिया फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन और द सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब जो हमारे पास में स्वराज है वो भारतीयों का अपना होना चाहिए, न बल्कि ब्रिटिशर्स के हाथ में हमारा जो है राज रहे। तो इसलिए जो है पुनः मैं आपसे दोहरा दे रहा हूं इस बात को कि महात्मा गांधी जी ने 1922 में अपनी पुस्तक जो है यंग इंडिया, इस यंग इंडिया के थ्रू जो है वंस अगेन एक बार मांग उठाई थी कि इंडियंस को जो है स्वराज का दर्जा मिले। ठीक है, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ मत जाना। इसके बाद मैं आपको एक और बड़े जो है समय की तरफ ले चलता हूं। 10 अगस्त वर्ष 1928। एनी गेस गाइस क्या हुआ था 10 अगस्त 1928 को? जस्ट थिंक अबाउट इट। आई होप सो कि आप लोगों ने जो है चीज़ें याद रखनी है। 10 अगस्त 1928 को जो मिस्टर एमएल नेहरू जी यानी कि मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने अपना एक प्रस्ताव दिया था जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। अगर हमसे पूछता ना कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब और किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी, तैयार की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट को 10 अगस्त वर्ष 1928 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर यानी कि मिस्टर मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार सामने रखा गया। और उसमें उन्होंने बात की थी अबाउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, कि संविधान होना चाहिए। हालांकि वहां पर एमएल नेहरू जी ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें इन्होंने डोमिनियन की मांग की थी। डोमिनियन मतलब होता है अधिराज्य का दर्जा, कि भाई भारत को उनके अधिकार दीजिए, उनके राइट्स दीजिए। हालांकि सुजरेनिटी अभी भी जो है ब्रिटिश सरकार की बनी रहेगी। तो पहली बार मोतीलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने पुनः इस बात को उठाया था कि भारत के लिए एक संविधान बनना चाहिए। और इस सीरीज के बाद अब देखो उसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ पर हुए थे तीनों? लंदन में। तीनों का अध्यक्ष कौन था? हेनरी रैमसे मैकडोनाल्ड था, है ना। तो रैमसे मैकडोनाल्ड जो था उसने अध्यक्षता की थी, जो कि लंदन में जो है तीनों कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। और जैसे ही उन कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो है वापस इंडिया की परिस्थितियां देखी गई, तो तब जाकर भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 1934 में 1934 में जो है एम एन रॉय साहब जो हैं, एम एन रॉय ने जो है पहली बार संविधान सभा की ऑफिशियल जो है मांग उठाई थी। तो अब मैं यहाँ से आपके उस फैक्ट को लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर आपको याद रखना है, और पुनः इस बात को दोहरा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मेंशन करना हैशटैग, कि 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है मांग रखी थी। तो अगर हमसे ये सवाल पूछता है कि संविधान सभा की मांग पहली बार किसने रखी, तो वो आगे हमारे एम एन रॉय जी, जिनको नरेंद्र भट्टाचार्य के नाम से भी जानते हैं। देश के पहले जो है कम्युनिस्ट लीडर की भी संज्ञा इन्हीं को मिलती है, साम्यवादी नेता थे, और इन्होंने पहली बार जो है संविधान सभा की आधिकारिक रूप से जो है मांग रखी थी। पुनः इसके बाद एक और डेट आप लोग याद रखेंगे, 19
38, जहां पर इसी जो है संविधान सभा के गठन के लिए पहली बार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की मांग, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसकी मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये लाइन याद रखना कि 1938 में पंडित नेहरू जी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई जो एम एन रॉय ने डिमांड रखी है संविधान सभा के गठन की, उसमें जो सदस्य आएंगे, उसमें जो मेंबर है, जो सीटों का चयन होगा वो कैसे होगा, वो होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब समझिए आप लोग, यूनिवर्सल जो है अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब एक ऐसे एज ग्रुप हो जिसके बाद जो है लोग वोट दें और अपने जो है संविधान सभा, जो लोग संविधान सभा बनाएंगे ना उनका चयन करें। जैसे मान लो कि इस क्लास के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और मैंने आप क्लास मेंबर्स को जिम्मेदारी दे दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करोगे, लेकिन आपको कौन सेलेक्ट करके भेजेगा, आपको सेलेक्ट करके भेजेगी भारत की जनता, और ऐसी जनता के भीतर क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए वोटिंग्स का, और उसके लिए जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। ये डिमांड पहली बार जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके द्वारा सामने रखी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि लगातार हम इंडियंस जो है वो ब्रिटिश सरकार के सामने जो है डिमांड किए जा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि हम अपने देश का संविधान खुद क्रिएट कर सकें। संविधान बनाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब इस पर पहली बार ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स कहां से आया, जरा उस बात को समझना। इसके बाद हुआ ये कि पहली बार 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त वर्ष 1940 को पहली बार जो है ब्रिटिशर की तरफ से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आया इस बात को लेकर, और इन्होंने जो है 8 अगस्त 1940 को एक ऑफर इंडियंस को दिया जिसका नाम है अगस्त ऑफर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अगस्त प्रस्ताव। कई बार ये पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर क्या है और कब आया था। तो जो अगस्त प्रस्ताव की शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 1940 में 8 अगस्त को। और इस अगस्त ऑफर को लेकर कौन आए थे, किसने इसको प्रपोज किया था, तो इसको लेकर आया था ददिन जो वाइसराय था भारत का, और उस समय जो भारत का वाइसराय हुआ करता था ही वाज लॉर्ड लिनलिथगो। उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ये सवाल कई दफे पूछा जाता है कि अगस्त ऑफर जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो अगस्त ऑफर जो है पहली बार लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। अच्छा, जब लॉर्ड लिनलिथगो इस अगस्त ऑफर को लेकर आया था ना इंडियंस के लिए, तो हम इंडियंस ने या जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया, ध्यान से समझना। चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वहाँ पर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, चाहे हिंदू महाजन सभा की बात करें या अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें, तो ये वो सारे एसोसिएशन थे जिन्होंने अगस्त ऑफर का विरोध किया। विरोध क्यों किया, देखो अगस्त ऑफर भारत आकर ये कह दे रहा है कि हम आपको डोमिनियन दे देंगे, हम आपको अधिराज्य का दर्जा दे देंगे। तो हमने बस रिप्लाई बैक इतना किया कि भाई देखो, अगर हमें अधिराज्य का दर्जा ही देना था तो फिर 1928 में हमने खुद मांगा था, मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में कहा था हमें डोमिनियन दे दो, उस समय आपने दिया नहीं। तो इतने साल क्या हम लोगों ने ये सुनने के लिए वेट किया कि हम आपको डोमिनियन दे देंगे, नहीं। नाउ वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कोई डोमिनियन नहीं चाहिए बल्कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। इस मांग को लेकर भारतीयों ने जो है विरोध कर दिया। मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया, बाकी हिस्ट्री के भीतर हम लोग पूरा पढ़ेंगे अगस्त ऑफर क्या है। लेकिन अगस्त ऑफर के भीतर जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, उनको भारतीयों ने डिनाई किया और अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो पहला प्रस्ताव था हम भारतीयों के लिए कि आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे लेकिन हमारे अंडर आपको काम करना पड़ेगा, इस बात को जो है कंप्लीट फेलियर माना गया। 8 अगस्त वर्ष 1940 का अगस्त ऑफर। इसके बाद एक और जो है मिशन, एक और प्लान जो है भारत की ओर भेजा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो प्लान था वो भारत पहुंचा था 23 मार्च 1942 को। बताओ जरा, 23 मार्च वर्ष 1942 को भारत कौन सा प्लान आया था, कौन सा मिशन आया था, दैट इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन। ठीक है, पहली बार यहां पर कौन सा मिशन आया था, तो वो आया था क्रिप्स मिशन। और जो क्रिप्स मिशन था, इसको क्रिप्स मिशन लिख लीजिए, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में, इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो मुख्य मतलब चेयरमैन था, जो लीडर था, अध्यक्ष था, उसका नाम ही था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जब भारत आता है तो आप यकीन मानो, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये क्रिप्स कोई नया प्रस्ताव लेकर नहीं आया था, बल्कि अगस्त ऑफर की जो रिकमेंडेशंस थी उन्हीं को इंप्लीमेंट करवाने भारत आ गया था।
जो बात अगस्त ऑफर में लिखी थी बस उनमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ थोड़ा सा जो है छेड़खानी करते हुए हमें वापस जो है कहा जा रहा है कि आप क्या करें, आप जो है इस प्रस्ताव को एग्री कर लीजिए और इस हिसाब से भारत देश को जो है हम लोग रन करेंगे। लेकिन वंस अगेन हम लोग जो है इस बात को लेकर कतई भी जो है सहमत नहीं थे, जो कि क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट के भीतर लिखी हुई थी। और यही कारण है कि जब दूसरा प्रयास क्रिप्स मिशन के भीतर हुआ था तो क्रिप्स मिशन जो था उसको भी क्या कर दिया गया, भारत से रिजेक्ट कर दिया गया, कहा भाई हमें आपका जो है यहाँ पर रिकमेंडेशंस नहीं चाहिए। इसके बाद इस सीरीज में एक और अंतिम प्रयास आया था भारत में, और वो जो प्रयास था वो था 24 मार्च का, लेकिन डेट बदल जाएगी। 24 मार्च वर्ष 1946 को एक और मिशन जो था वो भारत की ओर अग्रसर हुआ, और ये जो मिशन था इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। और जो ये कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन का जो मुख्य नेता, अच्छा वैसे समझ लीजिए कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इसमें कुल मिलाकर 3 सदस्य हुआ करते थे। There were 3 members in कैबिनेट मिशन, और ये जो 3 मेंबर्स थे इनके नाम हम लोगों से पूछता है, यकीन मानो ये नाम पूछता है और ये कह लेता कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और एक नाम बदल कर दे देगा। ये जो 3 सदस्य थे, एक तो देखो इसका जो मुख्य अध्यक्ष था उसका नाम था सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, हिंदी में भी लिख दूं सर पैथिक लॉरेंस। दूसरा जो व्यक्ति था इसमें ही वाज सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा जो इसमें व्यक्ति था महत्वपूर्ण वो था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। गाइस मैं बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, फैक्चुअल चीज़ों पे, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना। बाकी देखो ये मिशंस क्या हैं, कैबिनेट में क्या क्या प्रोविजंस थे, क्रिप्स में क्या क्या प्रोविजन थे, अगस्त में क्या क्या प्रोविजन थे, वो हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट रहेगा, मैं वहाँ उसको डिटेल में चलूंगा, है ना। फिलहाल यहाँ बस ये समझिए कि जब ये 3 मेंबर्ड कमीशन भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को, तो इसके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, देखो सबसे अच्छी रिकमेंडेशन पता है इसकी क्या थी? इसने कहा था कि जो 1919 के भीतर 1919 है ना, जो 1919 के भीतर की द्वैध शासन प्रणाली भारत में दी गई थी उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो डबल रूल दिया गया था ना, प्रांतों में द्वैध शासन था, तो उस द्वैध शासन को जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, मतलब उस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को जो है बंद कर दिया जाएगा। हालांकि आप इस बात को समझ सकते हो कि इसको जो है खत्म करने के लिए 1935 का प्रस्ताव उस समय आया था, तो इसने जो है वहां पर अपनी रिकमेंडेशन साझा की, और सबसे बड़ी बात जो इसने सामने कही थी वो ये कहा था कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने का मौका दिया जाएगा। तो जब भी आप लोग इस मिशन की मेन रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो मेन रिकमेंडेशन के भीतर शामिल रखना कि जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनको इनके जो है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए जो है मौका दिया जाएगा। मतलब ये जो है संविधान सभा के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसी रिकमेंडेशन 24 मार्च वर्ष 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसने दे दिया। फिर से सुनो क्या रिकमेंडेशन दी कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने का मौका दिया जाएगा, और वो भी किस आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के आधार पर, जो कि हम डिमांड भी करे थे, पंडित नेहरू जी ने यही डिमांड की थी। तो भारतीयों को क्या मिल गया है? संविधान सभा बनाने का जो है यहाँ पर मौका मिल गया है। यहाँ तक एक बार चेक कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कुछ पूछना है। आई रिपीट द लाइन, द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लेड डाउन इन द सम डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर्स टू फॉलोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग बॉडी, या जो भी उसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वहाँ पर कमिटी रही होगी, तो उसको जो है पावर्स प्रोवाइड करवाई। अब सवाल ये बनता है कि जब इस मिशन ने भारतीयों को ये कहा कि नाउ आप जो है बना सकते हो अपने लिए संविधान, तो उसके बाद जो है भारत में चुनाव हुए। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में चुनाव हुए, लेकिन किसके चुनाव हुए ये वो भी सुनो, इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहा मैंने? इसके बाद जो है चुनाव हुए, और ये जो चुनाव थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, ना लोकसभा के चुनाव बोलना ना अन्य बोलना। आप बस इतना बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या समझे आप लोग? जो संविधान सभा बनाने की मांग चल रही थी ना, तो उस संविधान सभा के लिए जो है यहाँ पर क्या हुए, चुनाव का आयोजन शुरू हुआ था। और जब ये चुनाव इसमें हुए थे, गाइस ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो बेसिक्स है ना वो कम लोग जो है इसको नोट करते हैं। जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, इस चुनाव में जो टोटल सीटें थी,
जो इसके भीतर कुल सीटें थी उनकी संख्या कितनी थी, तो वो संख्या याद रखना आप लोग 389। इन 389 जो सीटों को था उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तरफ हमारे पास में थी 296 सीटें, और ये जो 296 सीटें थी ये पता कौन सी थी, ये सीटें थी इलेक्टेड। इलेक्टेड सीट्स का मतलब है जिन पर जो है चुनाव होना था। और रेस्ट ऑफ कितनी बची हमारे पास में, 93 सीट्स बची। तो ये जो 93 सीट्स थी ये थी नॉमिनेटेड। हिंदी में सुनो, 296 सीट 389 में से वो सीटें थी जो कि निर्वाचित थी, जिन पर वोटिंग या चुनाव होना था। और बची हुई जो 93 सीटें थी वो नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत। आज भी तो होता है, अब इसमें चौंकिए मत, आज भी तो यही चलता है। जैसे राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान में, 250 सीटें हैं। उनमें से जो है 12 सीटें हटा दो, यानी कि 12 सीटें हटा दो, तो 12 सीटें क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और बची कितनी 238 सीटें बची, 238 सीटें, तो उन पर क्या होता है, चुनाव होता है। यही सीन चल रहा है। तो भाई वहां भी ऐसा समझ लीजिए ना कि जो संविधान सभा बनना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, उसमें जो टोटल 389 सीट्स थी उनमें से 93 जो है नॉमिनेटेड, हिंदी में भी लिखता हूं, ये मनोनीत या मनोनयन वाली सीटें थी। और इन मनोनयन वाली सीटों को कहां से मनोनीत किया जाता था, फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। देसी जो रजवाड़े खानदान थे वहां पर देसी रियासतें थी, यहां पर क्या करते थे, जो किंग होते थे, जो प्रिंसेस या प्रिंस होते थे, वो मनोनयन करते थे। और यहां पर जो है इलेक्टेड जो सीट्स हुआ करती थी, इनको फर्दर जो है दो भागों में बांटा गया था। 296 सीट्स को बांटा गया 292 में। और ये 292 कहां से आती थी, फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस। कहां से आते थे, ब्रिटिश प्रांतों से। और उस समय ब्रिटिश प्रोविंसेस की संख्या कितनी थी, कुल मिलाकर 11। तो 11 प्रांतों से जो है कितने, 292 लोग आए। और बची हुई जो 4 सीटें थी, जो 4 सीट्स यहां पर बची हुई थी, ये आती थी कहां से, चीफ कमिश्नरीज से आती थी, या जो वहां पर क्या थे, आप लोग कह लीजिए कि मुख्य जो क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरीज वहां से आती थी। और ये जो मुख्य क्षेत्र थे उस समय चीफ कमिश्नरीज के भीतर, उसमें 4 क्षेत्र थे दोस्तों। कौन कौन से 4 क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बालूचिस्तान, ये वो 4 क्षेत्र थे जिनसे सीटें आती थी, कहां पर, चीफ कमिश्नरीज की सीट आती थी। अच्छा, ऐसा मत कहना इन पर चुनाव नहीं था, चुनाव इन पर भी होना था, चुनाव इन पर भी होना था। कुल मिलाकर 296 ऐसी सीटें थी जिन पर निर्वाचन या जिन पर चुनाव होना था, जिसमें से मैंने कहा कि 292 सीट जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आई थी, 11 प्रांतों से, और 4 जो है चीफ कमिश्नरीज की सीट आई थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बालूचिस्तान। तो कुल मिलाकर जो है 289 सीट्स के लिए जो है यहाँ पर क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की बात की गई थी। चुनाव कितने पे हो रहा है, चुनाव मत भूलना, चुनाव सिर्फ और सिर्फ हो रहा है 296 सीटों पर। कोई यहां तक गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो। 11, जैसे आज के टाइम पे हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो उसी समय जो ब्रिटिश भारत था वो कुल मिलाकर जो है कह लीजिए 11 राज्यों में बटा हुआ था। तो 11 राज्य थे। आज तो हमारे 28 राज्य, उस समय ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब है कि अंग्रेजों के समय जो है प्रांत जो थे, प्रोविंस का मतलब स्टेट ही होता है, प्रांत ही होता है ना। तो उस समय 11 प्रांत थे, जैसे आज 28 है, उस समय 11 थे। तो उन 11 प्रांतों से अभी उन्हीं के अंडर अभी इंडिपेंडेंस कहाँ मिला, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है वो 1946 में हो रहा है, ये 1946 है, हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी 1947 में। तो ये अंडर ब्रिटिश चल रहा है, अभी जो है इंडिपेंडेंट हम लोग हुए नहीं है ना, ये उन्हीं के अंडर जो है सारा कार्य चल रहा है अभी फिलहाल में। अब देखो मैंने क्या कहा, इलेक्शन कितने सीटों पर होना था, 296 सीट पर हुआ इलेक्शन, बाकी तो नॉमिनेटेड है ना। अब जब ये इलेक्शन 296 सीट पर हुआ तो इसका रिजल्ट क्या निकला, जरा इसको भी सुन लेते हैं। चलो, रिजल्ट कुछ यूं था कि जो कुल मिलाकर सभी सीटें आई थी, इन सीटों में से जो है 208 जो सीटें थी, इन 208 सीट्स पर जो है किसको विजय मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 208 सीटों पर जो है अपना बहुमत प्राप्त किया। इसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ लिखा मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ 73 जो सीट्स थी, ये 73 सीट्स गई किसके पास में, मुस्लिम्स के पास में या मुस्लिम लीग के पास में। मुस्लिम लीग का गठन जो है वर्ष 1906 में हुआ था, ढाका के पास में, सर आगा खान उसके चेयरमैन थे, तो मुस्लिम लीग को चला गया। और बची हमारे पास में कितनी सीटें, 15 सीटें, काउंट भी करते रहना है, 8, 9, 10, 11 और 5 ही हो गए, ठीक है, 16 यानी कि 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 7, 9, सॉरी ये था ना 0, 7, 8, 9, ठीक है, ये ठीक हो गया, और 2 की 2 जो है आ गई। तो 15 जो सीटें बची थी हमारे पास में, ये चली गई थी अदर्स के पास।
15 जो सीटें गई वो गए अन्यों के पास, तो कुल मिलाकर 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की झोली में। उसमें से जो है अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो है 15 सीटें अन्य को और 73 सीटें जो हैं वो चली गई किसके पास में, मुस्लिम लीग के पास में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो है डिवीजन शुरू हुआ और सीटें जो है इस प्रकार से बंटना यहाँ पर शुरू हो गई थी। यहाँ तक की कोई लाइन अगर पूछने फ्रेंड्स तो जल्दी से बताइएगा, अन्यथा मैं थोड़ा सा और आगे इस सीरीज में लेकर चलूँ पॉइंट्स। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है, ऑल गुड। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, सीटों का हमारे डिविजन्स हो गया, राइट। चलो अब सुनो जरा यहाँ पर क्या कंडीशंस थी। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये कहानी थी कि जो मुस्लिम लीग था उसने बॉयकॉट शुरू कर दिया, क्योंकि देखो इसके बाद संविधान सभा की बैठकें होंगी। मैं आपको चलो पहले वो बता देता हूँ कि इसके बाद जो था संविधान सभा की कुछ मीटिंग्स हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई ना, तैयार होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने, 389। भले इसमें से अभी कुछ लोग जो है बॉयकॉट करने वाले हैं, लेकिन 389 पर इलेक्शन हुआ, उस समय जो है सीटें जो है चल कर आ गई, संविधान सभा का गठन हो गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें से पहले तो याद रखना कि जो मुस्लिम लीग की सीटें थी इन्होंने बॉयकॉट शुरू कर दिया। बॉयकॉट शुरू करने का मतलब ये समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है अलग से पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी जो है प्रदेश चाहिए, तो इन्होंने जो है सिटिंग्स में उपस्थित होने से मना ही कर दी, है ना, समझ लो इस बात को। और इसके बाद जो था जब संविधान सभा की मीटिंग्स हुई थी तो संविधान सभा की कुल मिलाकर कितनी, वैसे तो मीटिंग्स बहुत सारी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन मीटिंग्स हुई थी उनमें 3 मीटिंग्स में आपको बताऊंगा। संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को, रुक जाओ यहाँ पर। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 और तीसरी मीटिंग महत्वपूर्ण 13 दिसंबर 1946। पहले इन तीनों में सिग्निफिकेंस सुनो, फिर हम लोग आगे आते हैं। जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है इंटरिम या टेम्पररी चेयरमैन जो होते हैं, कम समय के लिए। इंटरिम जो थे वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन चुने गए, ही वॉज सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग में जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। जब दूसरी मीटिंग इस समय हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष, पहले देखो अस्थायी थे, इंटरिम थे, टेम्पररी थे, अब जो है परमानेंट हो गए, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। और जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, बेसिक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, जो आपके उत्तराखंड स्टेट में ग्रुप सी लेवल के एग्जाम्स में पूछता हूँ उतना ही चल रहा हूँ, उससे ऊपर अभी फिलहाल जाने की आवश्यकता हम लोग को जो है लग नहीं रही है। उसके बाद एक और जो है यहाँ पर मीटिंग, एक और, हाँ यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ समझो, ये जो दूसरी मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, इसमें जो है उपाध्यक्ष का भी चयन हुआ था, यानी कि न सिर्फ जो है चेयरमैन बल्कि वाइस चेयरमैन का भी चयन हुआ था। और इस समय उपाध्यक्ष के पद पे कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और एक और व्यक्ति थे वी.टी. कृष्णमचारी, एक और व्यक्ति थे, ही वॉज वी.टी. कृष्णमचारी। सवाल पूछ लेता है कि संविधान सभा की दूसरी मीटिंग में या दूसरी बैठक में कौन थे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनमें 2 नाम याद रखना, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे आते थे वी.टी. कृष्णमचारी। दूसरी मीटिंग कंप्लीट। तीसरी मीटिंग सुनो, इसी समय जो है संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर वर्ष 1946 को हुई थी। और इस समय हमारे सबके चहीते पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं शॉर्ट में JL नेहरू लिख रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ही इंट्रोड्यूस्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि एक जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अच्छा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था संविधान का फ्रेमवर्क तैयार करना, ड्राफ्ट बनाना कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि भाई हमारी असेंबली तो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन और उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर कौन करेंगे, तो उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे कौन, संविधान सभा। और ऐसे संविधान सभा के लिए इन्होंने किस चीज की शुरुआत की, दैट इज फॉर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को, पाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसमें जो है सिग्नेचर करने के लिए मुस्लिम लीग को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। बोला कि भाई अगर आप अभी भी आना चाहो, हमसे जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ, हम आपको 1 महीने का जो है समय दे रहे हैं, लेकिन 1 महीने के भीतर जब नहीं यहाँ पर मुस्लिम लीग ज्वाइन हुई तो तब फाइनली जो है 22 जनवरी 1947 को
इस संविधान सभा के इस प्रस्ताव पर, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर साइन कर दिए गए इन द एब्सेंस ऑफ मुस्लिम लीग। फिर से सुनो मेरी बात कि जब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखवाया गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा, तो इसके बाद जो है 1 महीने का जो है अल्टीमेटम देने के बाद अंततः 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव पर जो है, उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर दिए गए, उद्देश्य प्रस्ताव जो है इस पर साइन कर दिए गए, सिग्नेचर कर दिए गए, अर्थात कि संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा को औपचारिक रूप से जो है गठित कर दिया गया। संविधान सभा जो है इसको जो है क्या कर दिया गया है, गठन कर दिया गया है 22 जनवरी वर्ष 1947 के भीतर। ठीक है, अब जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ, क्या काम था इनका? इनका काम था टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही इनका काम था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1946 से लेकर अब बताओ हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 46 से कितना हो रहा है, लगभग 47-48 है ना, लगभग। ठीक है, 3 साल पूरे होने वाले, लेकिन 3 पूरे नहीं होंगे। इसीलिए पूछता है कि संविधान बनने के लिए भारत में कुल कितना समय लगा था, भारत का संविधान बनने के लिए कुल कितना समय लगा था। तो इसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, पहले इनकी सेटिंग हुई, तो उसके बाद जो है लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत का जो संविधान था ये बनकर तैयार हुआ। मोटा माटी कहूं तो लगभग मान के चलिए आप लोग 3 साल तो होने को ही है। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वो समय था जहां पर हमारे देश का जो संविधान था, भारत देश का जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को, 26 ऑफ नवंबर 1949 को हम लोगों ने क्या किया, भारत के संविधान को आंशिक रूप से जो है यहाँ पर स्वीकार किया या अडॉप्ट किया। यहाँ तक कि कोई जर्नी अगर कोई आप लोग को पूछनी है, कोई कंफ्यूजिंग कहीं पर पॉइंट लग रहा है, देन प्लीज फील फ्री एंड गो फॉर इट। ठीक है, समय याद रखना है ना, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैटिंग हुई थी, तो उसके बाद से लेकर जो है संविधान बनने तक का जो समय था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। पूछना है कुछ एनीवन? नो? श्योर? पक्का? ऑल क्लियर? नाइस, उम्मीद है मुझे क्लियर होगा ये पॉइंट, है ना। लिखवाना तो नहीं जरूरी है, लिखवाना है ये लिख लोगे। नोट्स है मेरे पास, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, नोट्स मिल जाएंगे। भाई जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहा है उसको भी अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। देखो चैनल पे जाना है, नंबर पे जाना है, कांटेक्ट करना है, या फिर जो है टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक भेजा उस पर जाना है ना, तो वहाँ पर आपको जो है उसका कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ना। बस मुझे जो है इन्फॉर्मेशंस मिल जानी चाहिए कि आपको जो है कंटेंट का नीड है या नोट्स की नीड है वहाँ पर, है ना। तो चलिए आगे न्यू टॉपिक्स की ओर आ जाऊँ। देखो जिस समय भारत का संविधान बन रहा था ना, बहुत सी कमिटीज़ बनी। ठीक है, नंबर ऑफ कमिटीज़ की हम लोग बात करें, नंबर्स ऑफ कमिटीज़ बनी, लेकिन उनमें से जो फ्रेमिंग कमिटीज़ थी उनमें टोटल संख्या थी 13। अब 13 की 13 फ्रेमिंग कमिटीज़ तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके बारे में पूछ लिया जाता है उत्तराखंड स्टेट में। तो अगर पर्टिकुलर बात करें तो उत्तराखंड एग्जाम में जो है इन कमिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। इस वाले को आप साथ में ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए हेडिंग जो हमारी है वो है इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थी, उनको क्या क्या जिम्मेदारी थी, क्या क्या उनको कार्य सौंपे गए थे। एक और पॉइंट ये वाला कर लेते हैं ना, तो यहां पर जो है एक और छोटा वन लाइनर पॉइंट समझना कि भारत का जो संविधान था, इस भारत के संविधान के निर्माण के समय कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी जिनका गठन किया गया था। तो इसमें जो है प्रमुख समितियां लिख लीजिए, प्रमुख समितियां। और जो प्रमुख समितियां आती हैं यानी कि इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कमिटीज़, तो इनमें सबसे पहले जो हम लोग चलेंगे वो मेन कमिटीज़ पे आएंगे, और उसमें सबसे मेन आती है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी सुना है आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कमिटी का नाम? हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? प्रारूप, तो इसीलिए इसको नाम देते हैं प्रारूप समिति। सबसे पहले जो कमिटी है दैट इज प्रारूप कमिटी। चलो एक बेसिक आइडिया दो गाइस कि कब बनी थी प्रारूप समिति? 29 ऑफ, बताओ, प्रारूप समिति का गठन 29 ऑफ अगस्त 1947 है ना। चलिए लिखिए, तो 29 ऑफ अगस्त 1947। आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त
47 को। तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है हमारे पास में एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो है तैयार की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी फ्रेंड्स, इसमें कुल मिलाकर कितने लोग शामिल थे? 7 लोग जो है शामिल थे। ठीक है, ये जरूर लिख लेना अगर आप नोट बना रहे हो कि 29 अगस्त 1947 को जो है हमारे पास में संविधान सभा जो है इसका गठन हुआ था, है ना। 29 अगस्त की मैंने बात की है। और उसमें जो है कुल मिलाकर जो सदस्यों की संख्या थी, टोटल जो मेंबर्स थे इनकी संख्या थी 7। टोटल जो सदस्य थे इनकी संख्या थी 7। अब ये सातों के 7 नाम याद रखने हैं, है ना। सातों के 7 याद रखूंगा, एक साथ याद रखूंगा, है ना। सनी देओल किसी को याद आए तो कोई बात नहीं है, चलने देना। आजकल सनी और बॉबी दोनों भाइयों का दौर चल रहा है ना, तो चलेगा। ठीक है, टोटल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य यहाँ पर शामिल हैं। सबसे पहले देखो हमसे सवाल यही बनता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो सबसे पहला नाम आएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे। ब्रैकेट में लिख लेना चेयरमैन, यानी कि अध्यक्ष। अध्यक्ष, ठीक है, सबसे पहला नाम। दूसरा नाम इसमें किसका आएगा? एनी गेस? नहीं, चलो दूसरा नाम इसमें लिखना, दैट इज K.M. मुंशी। ठीक है, दूसरा नाम जो है बहुत फेमस है, K.M. मुंशी। हिंदी में भी नाम लिखाऊं या आप लोग हिंदी में नाम लिख लेंगे? लिख लोगे? मुंशी, K.M. मुंशी, है ना। तीसरा नाम लिखना N. गोपाला स्वामी अयंगर, N. गोपाला स्वामी अयंगर। एक और नाम लिखना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। अब हर जगह अय्यर साहब आए तो जरूरी नहीं आप जेठालाल को घुसा दो, ये दूसरे अय्यर साहब है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, चलिए एक और नाम लिखना सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एक और जो नाम है इनमें महत्वपूर्ण वो हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब जरा इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। पहले जो लास्ट के 2 नाम लिख रहा हूँ, जो मैं आपको जो है 6वें और 7वें नाम लिख रहा हूँ, वो अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। अलग से लिखना इनको, मतलब लिखना इसी में, बट हाईलाइट जरूर करना। पहला नाम है N. माधव राव। क्या नाम बताया पहले? पहला नाम आता है इसमें N. माधव राव, N. माधव राव। ये जो है 6 नंबर के थे। ठीक है, क्यों थे बताओ, क्यों इंपॉर्टेंट मैंने इनको मेंशन करा है? ये एक्सपायर नहीं हुए, ये जो है रिप्लेस किए थे किसी को, मतलब इन्होंने जो है ना जगह ली थी। और इन्होंने जगह किसकी ली थी? ही रिप्लेस्ड B.L. मित्रा हु रिजाइंड ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि N. माधव राव ही रिप्लेस्ड B.L. मित्रा। इन्होंने B.L. मित्रा को लिया था और ये वही B.L. मित्रा हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था फ्रॉम दी कमिटी। और इसका उन्होंने कारण दिया था हेल्थ इश्यूज या इल इश्यूज, कि भाई मेरे जो है कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया। और एक और व्यक्ति थे इससे जुड़े हुए, वो थे V.T. कृष्णमचारी जी, T.T. कृष्णमचारी, यही लिख दे रहा हूँ 7वां नंबर। यहाँ पर एक और जो व्यक्ति थे वो थे T.T. कृष्णमचारी, जिन्होंने रिप्लेस किया था किसको? ही रिप्लेस्ड, बताओ, रिप्लेस्ड D.P. खेतान। इन्होंने D.P. खेतान जी जो थे इनको रिप्लेस किया था, और D.P. खेतान जो है इनकी हुई थी डेथ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ D.P. खेतान जो है T.T. कृष्णमचारी जो हैं वो बने थे 7वें नंबर के सदस्य, किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। फिर से कह रहा हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है टू प्रिपेयर ड्राफ्ट। इनका काम है जी भारत देश के संविधान बनाने के लिए प्रारूप तैयार करना। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसका जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसको जब जो है निर्मित किया गया, तो इसने जो है पूरा समय लिया, लगभग जो है 141 डेज जो है ये बैठे थे मीटिंग्स में। हालांकि समय पूरा लिया था, लगभग जो है 6 महीने या 6 महीने से कम का ही समय था, 6 महीने के आसपास का समय लिया था। लेकिन एक्चुअल जो सिटिंग थी, एक्चुअल जो डेज थे काउंट करने के लिए, वो 141 डेज थे। 121 दिन तक जब इन्होंने जो है ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया, तो तब इन्होंने फरवरी 1948 में जो है पहली बार अपने ड्राफ्ट को पब्लिश किया।
फरवरी 1948 में इन्होंने अपना जो है ड्राफ्ट पब्लिश किया और यहाँ से जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना कार्य वो क्या किया था, आरंभ किया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है प्रमुख कार्यों के रूप में आप लोगों ने यहाँ पर जो है ये बेसिक चीज़ें जान ली हैं। यहाँ तक को कोई लाइन अगर पूछनी है गाइज देन प्लीज़ गो फॉर इट, और अगर नहीं तो आगे बढ़े। नॉमिनेशन मतलब आपस में जो है जो सदस्य थे ना, जो टोटल मेंबर्स चुनकर आए थे, हाँ जो मेंबर्स चुनकर आए थे उन्हीं में से जो है इनका चयन हुआ था। तो आपसी जो है सुझाव के चलते इनका जो है यहाँ पर हुआ था सिलेक्शन। नाइस, ठीक है। चलिए कोई और चीज़ पूछना है बताओ? नहीं, हेडिंग बनाओ और ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि आई नो समय ज़्यादा हो गया। एक तो जयवीर सर थोड़ा अगर ऐसा होगा कि एक दिन हम पढ़ रहे हैं अगले दिन उसको लिख रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगले दिन नहीं लिखना है इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये यहाँ पे अलग से नहीं लिखवाया जाएगा। देखो फिर उसमें रिवीजन आपका जो है घर में होना चाहिए। ये आपका अब होमवर्क है जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसका मैंने आपको जिस चीज़ें समझा दी हैं, अब उसका जो है आपको PDF भेजा जाएगा और आपने उसको लिखना है। अब उसके लिए गाइस देखो एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस क्लास में लिखवाना प्लस लेक्चर्स करना शुरू करूँगा, ऑलरेडी हमें देखो मुश्किल से आधा घंटा या 40 मिनट का टाइम मिलता है इस क्लास को लेकर। तो अगर मैं उसमें भी लिखवाना शुरू कर दूंगा तो मुझे नहीं लगता एक दिन में एक टॉपिक या एक कंटेंट से ज़्यादा हो पाएगा। तो ऐसे में तो अकेले पॉलिटी 6-7 महीना खींच लेगा और इतना नहीं करना है। तो ये आपका होमवर्क। अभी देखो घर जाके क्या करना है, खाना वाना खाना है बढ़िया। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से इन सारे नोट्स को प्रिपेयर करने में हाफ एन आवर, तो आधा घंटा निकालो, बेसिक लिखो, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो मिलेगा। दूसरा मैंने बताया इसका प्रिंटेड मटेरियल है, प्रिंट भी मैं आपको दे दूंगा उसका, अगर आपको प्रिंट चाहिए होगा तो वो प्रिंट भी मिल जाएगा। बट वो प्रिंट से प्रिंट ही ना रह जाए, उसको कॉपी में नोट डाउन नहीं किया जब तक तब तक याद होगा नहीं। तो इसलिए आपको प्रॉपर जो है उसके नोट्स प्रिपेयर करने। और बाकी अगर तकलीफ लग रही है कि नहीं इतना एडजस्ट हो पा रहा है तो मुझे बता देना, कंफर्टेबल होने के नाते मैं आपको चीज़ें लिखवाना भी स्टार्ट कर दूंगा। बस वही है, टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्लासेस, बाकी ये सारा बेसिक है। कुछ और पूछना है क्वेरी से बताओ? नहीं, आप लोग क्लियर हैं? ठीक है, चलो तो अब जो है हम लोग कल मिलते हैं।